चलिए आज हम लोग रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं। रिसोर्स जो हमारे बेसिक जरूरतों को पूरा कर सके, नेसेसिटी ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, जो भी चीजें हमारे जीवन को जीने के लिए जरूरी हो उसे रिसोर्स कहते हैं। जैसा कि हम लोग सॉइल, वाटर, सोलर एनर्जी, इस तरह से कई चीज़ों का हम इस्तेमाल करके हम अपने जीवन को फेवरेबल बनाते हैं। इसके अलावा हम लोग यह समझ सकते हैं कि जब आदि मानव हुआ करते थे उन्हें किसी भी रिसोर्स की आइडिया नहीं थी। जब उन्हें पत्थर से चीज़ों, क्योंकि उस समय पत्थर ही सबसे हार्ड मटेरियल हुआ करते थे अन्य चीज़ों, तो पत्थर के ही टूल्स बना के इस्तेमाल किया करते थे। इसलिए वो इतने प्रिमिटिव थे कि प्रिमिटिव होने की वजह थी कि उनको कोई आइडिया नहीं था, टेक्नोलॉजी थी नहीं, टेक्नोलॉजी का वो बुद्धि ही नहीं थे, उन्हें किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था, इसलिए उतने डेवलप नहीं थे। भाषा भी नहीं, इसलिए उनकी जन्म हुई। डेवलपमेंट का रिसोर्स है एकदम मछली और पानी की तरह कनेक्शन है। जैसे बिना पानी मछली नहीं रह सकती, उस तरह बिना रिसोर्स का डेवलपमेंट भी नहीं रह सकता है। रिसोर्स होना जरूरी है। रिसोर्स किसे कह सकते हैं? तो टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल होना चाहिए। जो चीज, मान लो कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक घर है, एक घर है और इसके नीचे 1 केजी सोना छिपा हुआ है। एक केजी गोल्ड है और घर कीमत 10 करोड़ है। तो क्या हम इसे तोड़कर इसे निकालने और इसे रिसोर्स समझ सकते हैं? नहीं, यह इकोनॉमिकल फिजिबल नहीं है। क्यों? 10 करोड़ का घर और 1 करोड़ की और 60 लाख का सोना मिलेगा, तो जितने का सामान नहीं उतने का खर्चा हो जाएगा। तो ऐसे चीज़ों को हम रिसोर्स नहीं समझ सकते हैं। या बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट लगाकर बहुत थोड़ा बहुत कहीं से ऑयल निकाल लेना, कोई मिनरल निकाल लेना, जिसमें पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता हो लेकिन इनकम 1 रुपये की नहीं, या इनकम से एकदम इनकम का आधा या इनकम के बराबर ही मान लेते हैं कि खर्चा है 10 करोड़ का, 10 करोड़ का सोना नहीं मिल जाए तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं ऐसे रिसोर्स का। इसे रिसोर्स नहीं कह सकते। इसके अलावा कल्चरल एक्सेप्टेबल होना चाहिए। बहुत सारे कल्चर, जैसे कि आदि मानव जब थे उन्होंने पत्थर को ही रिसोर्स बना लिया, उनके लिए यही आइडिया था। जब उन्हें लोहे का ज्ञान हो गया, ब्रोंज का ज्ञान हो गया, तांबे का ज्ञान हो गया, उन्होंने तांबे को अपना लिया, तो कॉपर एज चलने लगा, आयरन एज चलने लगा। कहने का मतलब एक ऐसा कल्चर, एक ऐसी सभ्यता जो एक खास मटेरियल को एडॉप्ट कर ली और उसका इस्तेमाल अपने डेवलपमेंट में करने लगी। इस तरह से कल्चरल एडेप्टेशन होता है। आज के टाइम हम लोग ने प्लास्टिक को अडॉप्ट कर लिया है, मेन चीजें प्लास्टिक है, लोहे की बनी सामानें हैं। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग समझते हैं कि जब इन 3 चीजों का, जैसे कि फिजिकल एनवायरनमेंट में, कोई भी रिसोर्स फिजिकल एनवायरनमेंट में ही रहता है, उसे यूज करने के लिए या निकालने के लिए, यूज करने के लिए या नहीं निकालने के लिए टेक्नोलॉजी होनी ही चाहिए, साथ में इंस्टीट्यूशंस, उसका यूज, और यूज भी कैसा होना चाहिए? सस्टेनेबल यूज होना चाहिए। जब इन 3 चीजों को ह्यूमन एक साथ मिलाता है तब हम लोग कभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है, और भी चीज़ें आवश्यकता पड़ती है जिसे हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्स, जिसको हम लोगों ने कई डिपार्ट में क्लासिफाइड कर दिया है। जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं रिन्यूएबिलिटी के हिसाब से, बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबिलिटी को हम लोग 2 तरीके से समझ सकते हैं। इसमें पहला है रिन्यूएबल रिसोर्स या एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल, इसको एग्जॉस्टिबल, इसको इनएग्जॉस्टिबल कहते हैं। इसे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल भी बोलते हैं। रिन्यूएबल इसे इसीलिए कहा जाता है कि इसमें ऐसे रिसोर्स आते हैं, जैसे रिसोर्स तो हैं उसे दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पानी तो एक रिसोर्स है, प्यास मिटाता है, लेकिन इसे रिन्यू भी कर सकते हैं, इसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, यानी इसे चेंज किया जा सकता है। एक ऐसा रिसोर्स जिसे दूसरे चीज में भी चेंज करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी, सूर्य तो एनर्जी का रूप है, ये है, लेकिन उससे भी हम लोग बिजली बनाना जानते हैं। यानी एक ऐसा रिसोर्स जिसे दूसरे चीजों में भी चेंज करके इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे रिन्यूएबल कहते हैं। रिन्यूएबल का मतलब ही होता है, री का मतलब पुनः, न्यू का मतलब नया, और एबल का मतलब बनाया जा सके, जिसे नया फिर से बनाया जा सकता है, किसी दूसरे फॉर्म में बदला जा सके। एक रिसोर्स को दूसरे रिसोर्स के फॉर्म में बदला जा सके, उसे रिन्यूएबल कहते हैं।
उसी तरह होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जैसे एग्जांपल है वाटर है, एयर है, जियोथर्मल एनर्जी है, जमीन की खुद की एनर्जी। ये ऐसे रिसोर्स होते हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे, कंटिन्यूअस मिलते जा रहे हैं। लेकिन ये साथ में ऐसे रिसोर्स भी हैं जिसका हम लोग पूरी तरह से यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही रिसोर्स पोटेंशियल रिसोर्स में आ जाते हैं। इस तरह से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में समझते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वह रिसोर्स होता है जिसे एक बार यूज कर लें तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा दोबारा, लेकिन उसे मिलने में कम से कम मिलियंस ऑफ ईयर्स, अगर एक शॉर्ट लैंग्वेज में बोल जाता है तो 300 से लेकर 250 से 300 मिलियन साल लग जाएंगे। 300 मिलियन ईयर्स लग जाएगा इसे बनने में दोबारा, या इससे भी ज्यादा टाइम लग सकते हैं उसको बनने में, इतने टाइम तक उसके लिए। इसलिए इसको नॉन रिन्यूएबल कहा जाता है। इसलिए यह नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में दो टाइप के रिसोर्स होते हैं, एक रिसाइक्लिक होते हैं, एक नॉन रिसाइक्लिक हो जाएंगे। रिसाइक्लिक में मेटल आते हैं, मेटल जैसे सोना, चांदी, लोहा, टीन, जिसका यूज खराब हो जाए उसे फिर से पिघलाकर गलाकर। प्लास्टिक भी रिसाइक्लिक है, मेटेलिक नहीं है लेकिन रिसाइक्लिक है। इसका हम लोग कई तरह से रिसाइकल करके पुनः यूज में ला सकते हैं। इसलिए कंजर्वेशन में भी इसको बताया गया है। कंजर्वेशन करने के लिए या तो रिसाइकल कर सकते हैं, उसको रीयूज कर सकते हैं, रिड्यूज भी कर सकते हैं, कम इस्तेमाल करें, हालांकि इस विषय में बात नहीं। तो रिसाइकलिंग में जैसे कि मेटल हो जाएंगे, मेटल को हम लोग यूज करने के बाद जब उसका यूज खत्म हो जाए या उस यूज के लिए वो पर्याप्त बेकार हो जाए, जैसे कि हम लोग घर में पड़े बर्तन यूज करते करते जब खराब हो जाते हैं या किसी उसमें छेद हो जाए तो हम उसे बेच देते हैं, कबाड़ी वाला कंपनी में बेच देता है और कंपनी उसे पिघला कर फिर से कोई नया आइटम बना देता है और जिसे हम लोग फिर से यूज कर लेते हैं। तो उससे ऐसे चीज़ों को रिसाइकल किया जा सके और रिन्यूएबल भी, नॉन रिन्यूएबल भी है, क्योंकि एक बार यूज के बाद वो दोबारा यूज, एक बार अगर स्टील यूज करते करते खत्म कर दें तो वह स्टील अब खत्म, अब वो भविष्य में नहीं मिलेगा, वो मिनरल नहीं मिलेगा। अब खत्म होने का मतलब ये। लेकिन रिसाइक्लिंग है, रिसाइकल हो सकता है, लेकिन रिसाइकल होते होते भी एक दिन खत्म जब हो जाए तो वह दोबारा नहीं मिलेगा, उसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। इस तरह से हम लोग एक नॉन रिसाइक्लिंग रिसोर्स भी होता है, जैसे कोला, कोला कहते हैं, कोयला जिसे कोल कहते हैं। तो कोयला एक बार यूज कर लिया जाए तो खत्म हो जाएगा, जैसे सीएनजी गैस, पेट्रोलियम एक बार यूज हो तो खत्म हो जाएगा। एक बार हम लोग पेट्रोलियम यूज कर लें, पेट्रोल यूज कर लें, पेट्रोलियम नहीं, पेट्रोल यूज कर लें तो खत्म हो जाता है। खत्म होने के बाद दोबारा मिलेगा नहीं, क्योंकि जब करोड़ों साल पहले पृथ्वी के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु जब दब गए थे तो किलोमीटर नीचे दबने के बाद लाखों टन प्रेशर और हीट के वजह से वो फोसिल्स में बदले थे। अब इतना प्रोसेस होने के बाद हमें दोबारा पेट्रोलियम वगैरह मिलेगा, तब तक पूरी दुनिया की आबादी खत्म हो जाएगी, जंगल खत्म हो जाएंगे। इसलिए यह रिसाइक्लिंग भी हो सकता है और नॉन रिसाइक्लिंग भी हो सकता है। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स रिसाइक्लिंग भी होता है और नॉन रिसाइक्लिंग भी होता है। मेटल वाले रिसाइक्लिंग है, नॉन रिसाइक्लिंग में जैसे कि नॉन मेटेलिक, जैसे कि सॉइल, सैंड, ये नॉन रिसाइक्लिंग है, इसे रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। इस तरह से हम लोग आगे चलते हैं तो रिसोर्स को ऑरिजिन के बेस पर कैटेगराइज करते हैं। ऑरिजिन का बेस यानी कि वह कैसा है नेचर में, बायोटिक है या अबायोटिक है। बायोटिक में फ्लोरा यानी कि प्लांट की दुनिया, फ्लोरा यानी प्लांट की दुनिया, प्लांट किंगडम, फना मतलब एनिमल किंगडम। जिस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि पेड़ पौधे भी हमें रिसोर्स की तरह हैं, क्योंकि उससे मेडिसिन और कई तरह की जरूरी चीजें मिलती हैं। आदि मानव तो पूरी तरह से इन दोनों पे डिपेंड थे, उनके लिए यही रिसोर्स था सबसे बड़ा रिसोर्स। आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में जैसे कि पेट्रोल और टेक्नोलॉजी जरूरी है, उसी तरह आदि मानव के लिए, अर्ली मैन के लिए प्लांट और एनिमल ही मेन रिसोर्स हुआ करते थे। आज के टाइम में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। हम आसपास जितने भी चीज देख रहे हैं या तो प्लांट से या फॉरेस्ट से मिला हुआ है, या तो फ्लोरा से मिला हुआ है, नहीं तो फना से मिला हुआ है।
इसके अलावे इसमें प्लांट और एनिमल, जिससे कि फिश वगैरह भी है। बहुत सारे ऐसे हमारे राज्य हैं जिसमें मछली के बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार होता है। तो हमारे लिए ये रिसोर्स है, इनकम का भी ये बहुत बड़ा साधन है। रिसोर्स हमें इनकम प्रोवाइड करता है। डेवलपमेंट का सबसे अच्छा मतलब यही है। दूसरा अबायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्स जैसे कि माउंटेन, जितने भी मिनरल्स हैं माउंटेन से निकलते हैं। जरूरी नहीं केवल माउंटेन से ही निकलते हैं, जमीन के अंदर से निकलते हैं, यानी रॉक से निकलते हैं। इसमें रॉक वगैरह भी हम समझ सकते हैं। माउंटेन का सेंस इसी से था। इसके अलावा सॉइल से है, सॉइल से ही एग्रीकल्चर संभव है। हमारे देश के तो 67% भाग पे एग्रीकल्चर होता है। लैंड के हिसाब से 43% भाग पे 67% तो लोग हैं, जो जनसंख्या है जो खेती करती है। इसके अलावा वाटर और मिनरल, जैसा कि हमने कहा, ये सारे भी रिसोर्स है। जैसे सोना चांदी भी रिसोर्स है, उसी तरह मैग्नीशियम, कॉपर। हम आज के टाइम में जितने भी मेटल का यूज करते हैं हमारे आसपास सब देखने को जो मिलता है। इसके साथ साथ प्लास्टिक भी है। ऐसा नहीं कि मेटल नहीं होता वो रीयूज नहीं है, प्लास्टिक भी रिसोर्स की तरह है, जिसका हम लोग पेड़ से निकलता है। जो रेजिन पेड़ से निकलता है, प्लास्टिक इसी से निकलता है। इसके अलावा ये ऑरिजिन के बेस के हिसाब से, जैसा कि हम समझ सकते हैं। दूसरा होता है ऑक्यूरेंस। ऑक्यूरेंस में नेचुरल होता है और नॉन नेचुरल। मैन मेड समझ सकते हैं। तो दो रिसोर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। वैसे तो हम जितने भी रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग ह्यूमन भी, वो सब नेचर के अंतर्गत है। क्योंकि जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें हैं, रिसोर्स, ये सारे रिसोर्स नेचर में ही अब प्रेजेंट है। हम नेचर से ही सारे रिसोर्स को अब लेते हैं और उसका यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग जितने भी चाहें कोई भी रिसोर्स लिखें, वो सारे नेचर में, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, फिशेज हो गए, या फ्लोरा हो या फना हो, रिन्यूएबल हो या नॉन रिन्यूएबल हो, सारे रिसोर्स इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा चीज मैन मेड। मैन जो है, मैन भी एक तरह का रिसोर्स है। हालांकि इस पर भी हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि मैन रिसोर्स है तो कैसे, इसके पास तीन चीजें होनी चाहिए। एक, हेल्थ होना चाहिए, इसके पास हेल्थ होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, इसके पास और क्या होना चाहिए, एजुकेशन। अगर एक इंसान के पास ये तीन चीज है तो वो भी रिसोर्स की तरह है। क्योंकि इंसान ही कंस्ट्रक्शन करता है। कंस्ट्रक्शन तो भगवान नहीं ना किए हैं, रोड नहीं भगवान बनाए हैं, घर भगवान नहीं बनाते हैं। जो आज कम्युनिकेशन है, टेलीविजन, टेलीफोन, बल्ब, ये सब भगवान के दिन नहीं है। हाँ, लेकिन भगवान द्वारा प्रेजेंट किए रिसोर्सों का ही इस्तेमाल करके इंसान ने अपने बुद्धि से इन चीजों को बनाया है और अपने लाइफ को फेवरेबल बनाया है, सुविधाजनक बना लिया है कहने का। तो कंस्ट्रक्शन करता है, कम्युनिकेशन किया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाए। आज हम लोग जल्दी से जल्दी किसी भी चीज को भेज भी सकते हैं और खुद भी जा सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने समाज बनाया, हम लोगों ने एक समाज यानी सोसाइटी बनाई। यह ह्यूमन रिसोर्स की देन है। ह्यूमन के पास हेल्थ होगा तो इन सभी चीजों को बनाने के लिए एक इंसान के पास हेल्दी शरीर, हेल्दी दिमाग, साथ में उस एजुकेशन होना चाहिए और उसे स्किल होना चाहिए। एजुकेशन से स्किल आ सकता है, लेकिन स्किल से एजुकेशन नहीं आ सकता है। यानी पढ़े लिखे व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, लेकिन एक व्यक्ति किसी काम को करके उसमें महारत तो हासिल कर सकता है, लेकिन समझदार नहीं हो सकता है। समझदारी पढ़ के ही, ज्ञान से ही विकसित होगी। स्किल प्रैक्टिस डिपेंडेंट बात हो चाहते हैं। स्किल का मतलब किसी काम को इतना बार प्रैक्टिस किया जाए वो उसमें काम करने में महारत हासिल है, लेकिन उसके अलावा हमें कोई काम आएगा ही नहीं, हम जल्दी कोई काम सीख ही नहीं पाएंगे। इस तरह से ह्यूमन भी एक रिसोर्स की तरह है। इसके अलावा हम लोग डेवलपमेंट के आधार पर रिसोर्स को समझ सकते हैं। एक्चुअल होता है और एक पोटेंशियल रिसोर्स होता है। एक्चुअल रिसोर्स उसे कहेंगे जिसे आज के टाइम में हम लोग यूज करते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, सोना, चांदी, मिनरल्स, ऐसे एक वर्ड में बोलते हैं। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स यूज कर रहे हैं, सॉइल का यूज कर रहे हैं, फ्लोरा का भी यूज कर रहे हैं, फना का भी यूज कर रहे हैं। इस तरह के रिसोर्स जो आज के टाइम अभी यूज में है करंटली, उसे
एक्चुअल रिसोर्स कहते हैं। इस तरह से पोटेंशियल रिसोर्स होता है। पोटेंशियल रिसोर्स उसे कहते हैं, जैसे कि इसकी में एक तरीके समझ सकते हैं, एक ऐसा रिसोर्स जिसको हम लोग भविष्य में यूज करेंगे, अभी यूज में नहीं है लेकिन भविष्य में यूज करेंगे। जैसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, हालांकि सोलर एनर्जी, इसका यूज तो हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन इसका और भी यूज हमें करने का कोई ना टेक्नोलॉजी है ना कोई आइडिया है। जब यह आइडिया और टेक्नोलॉजी आ जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता। किसी व्यक्ति में, जैसे कि मान लेते हैं कोई स्टूडेंट ही है, उसे पढ़ने के पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका ज़्यादातर मन खेलने में लग जाता है। बुद्धि कुशाग्र है लेकिन बकबक बहुत ज़्यादा करता है। ज़्यादातर सोचता है पीछे बैठ जाए, जान बचे किसी तरह से। तो क्षमता होने के बाद भी इसी तरह सोलर एनर्जी में क्षमता बहुत ज़्यादा है। यह कंटिन्यूअस होता है क्योंकि लगातार ये है, वाटर है, इस तरह से हम लोग समझते हैं। भविष्य में थोरियम है जिसका हम शुरू में बात किए थे, हाइड्रोजन है जिसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, यूरेनियम भी है, यूरेनियम जिसका इस्तेमाल आज भी हम लोग ना पावर पॉइंट एनर्जी बनाने में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाने में यूज करते हैं। और भी इसके कई यूज हुए हैं जिसके बारे में अभी हमें कोई जानकारी कर रहे हैं, अभी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी की वजह से ये रुकी हुई है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये कंटिन्यूअस मिलने वाली एनर्जी है, इसे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन इसका यूज हम लोग को बहुत थोड़े ही कर पाते हैं, बहुत थोड़ा कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि इसे यूज ही नहीं कर पाते हैं, इसमें ऐसे रिसोर्स है कि साफा फ्यूचर के लिए नहीं छोड़ेगा, यूज करते हैं लेकिन उसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं कर पाते। ऐसा थोड़ी ना संसार के सारे पानी का हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने में सक्षम है या बना लेंगे ना, सारा सोलर एनर्जी का यूज करने में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, सारा थोड़ी ना यूज करते हैं। समझ में आ रही बात? पोटेंशियल एनर्जी किसे कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एनर्जी यूज करते हैं लेकिन बहुत थोड़ा सा। जैसा एक लड़का, जैसा कहे ना, पोटेंशियल है उसमें, थोड़ा बहुत पढ़ता है, काम चलाऊ पढ़ता है, अपने दिमागी क्षमता के हिसाब से पढ़े तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई होगा। जब आइडिया उसको आ जाएगा वो पढ़ने लगेगा। इसी तरह यह टेक्नोलॉजी जब इसकी आ जाएगी हम लोग भी इसका इस्तेमाल करने लगेंगे। इस तरह से हम लोग स्टॉक समझ सकते हैं, जो रिसोर्स। अब स्टॉक रिसोर्स और रिजर्व, इन दो बातों को भी समझते हैं। स्टॉक रिसोर्स किसे कहेंगे? तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे रिसोर्स जिसका उपयोग हम पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। जैसा कि हमने कहा था, ऐसा रिसोर्स जिसका यूज हम लोग पूरी तरह से नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि पानी का यूज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने में करते हैं। पानी का यूज इलेक्ट्रिसिटी बनाने में करते हैं, लेकिन पानी को हम लोग ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि पानी का फॉर्मूला होता है H2O, यानी कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी है, जिसका यूज करने का हमारे पास कोई टेक्निक नहीं है। भविष्य में जब टेक्निक आ जाएगी हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। हम लोग ऐसा समझ सकते हैं। साथ में हम लोग यह भी समझ सकते हैं, ऐसे ही रिसोर्स को, यानी कि हम कह सकते हैं स्टॉक का ही एक फॉर्म है, ऐसे रिसोर्स जिसके लिए अभी टेक्नोलॉजी नहीं है लेकिन भविष्य में यूज करेंगे, जैसे कि हम पोटेंशियल एनर्जी के साथ, हालांकि उसको तो यूज कर भी रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास ऐसे रिसोर्स भी है ना जिसके लिए कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है, साफ टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए इसको भविष्य में यूज करेंगे। भविष्य में टेक्नोलॉजी आ जाएगी, ऐसा थोड़ी नहीं कि आज टेक्नोलॉजी नहीं है तो कभी टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी, बाद में आएगी टेक्नोलॉजी। हम लोग पास ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि पानी से ही निकाल लेंगे, पानी से ही हाइड्रोजन निकल जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा। कितना धरती को ऑक्सीजन चाहिए। जैसे आज के टाइम में हम लोग NaCl, हम लोगों ने पढ़ा होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक का फॉर्मूला है। इससे हम लोग सोडियम और क्लोरीन को अलग करके यूज करने की टेक्निक जानते भी हैं और यूज भी कर रहे हैं। यह डेवलपमेंट रिसोर्स में से एक है, डेवलपमेंट रिसोर्स में से एक है। लेकिन पानी के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज करने की कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है।
जब टेक्नोलॉजी आ जाएगी हम इसका इस्तेमाल भविष्य में करेंगे। उसी तरह रिजर्व रिसोर्स, टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भविष्य के लिए रिजर्व कर दिया गया। ऐसे रिजर्व, ऐसे ध्यान से हम लोग समझते हैं, इसमें क्या था, टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी ही नहीं है, इसलिए इसका यूज हम लोग नहीं कर पाते। तो भविष्य में करेंगे, ऐसा नहीं कि भविष्य में नहीं करेंगे, ये तो अलग बात है। रिजर्व किसको करके रखें? रिजर्व का अर्थ होता है कि थोड़ा यूज किए, सस्टेनेबल यूज किए और भविष्य के लिए भी रख दिए। जैसे कि पानी का हम लोग डैम बनाते हैं, डैम इसलिए ना बना था ताकि बाद में उससे बिजली बनाया जा सके। जिस जगह में पानी की असुविधा है वहां तक कैनल निकाल के इरिगेशन के लिए पानी पहुंचा सके। इस तरह से हम लोग फोसिल्स को समझ सकते हैं। हम लोग अंधाधुंध फोसिल्स यूज नहीं करना चाहिए। आज हम लोग अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब ट्रैफिक में जाम होने के बाद भी अपने इंजन को ऑन रखते हैं। ऐसे लोग फोसिल्स के दुश्मन हैं, पेट्रोल को बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह के बर्बादी से फोसिल्स एक बार खत्म हो जाएंगे। ये नॉन रिन्यूएबल है, मिलने में लाखों साल लगेंगे, करोड़ों साल लगेंगे। तो इस तरह से बचाने के लिए कुछ साथ में मिनरल्स और फॉरेस्ट, इन सब को भी हम लोग रिजर्व रखें। मैंने अंधाधुंध यूज नहीं है। रिजर्व करने का सेंस है कि पर्याप्त यूज ही करना, जितनी जरूरत है, ताकि इतना उसको बचा लिया जाए कि आने वाला भविष्य उसका भी इस्तेमाल कर सके। क्योंकि यह एक दिन में बनने वाली चीजें नहीं है, इसीलिए इसको स्टोर, रिजर्व करके यानी स्टोर करके कहीं पर जहां है छोड़ दिया जैसा। समझ में आ रहे हैं? इस तरह से हम लोग समझते हैं। इस तरह से हम लोग आगे चलते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं जैसे कि इंडिविजुअल रिसोर्स, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के ही पार्ट्स हैं। इंडिविजुअल रिसोर्स उसे कहते हैं जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह होते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे कि मेरा घर, मेरी कोचिंग, मेरा बंगला, मेरी कार, वो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है उसे लोग रेंट पर लेकर वो अपना उस पर अधिकार, बस सरकार से, गवर्नमेंट से अधिकार लेकर और उसे अपना यूज करती है, तो वो प्राइवेट ही होती है। जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे किसी जगह पे हम लोग काम के, जैसे जमीन जो होता है गवर्नमेंट के सिग्नेचर के बाद ही हमारा लीगल हो पाता है। इस तरह से ये भी हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्योंकि शहर में हर किसी काम, जैसे दुकान होगी, मार्केट में लगी दुकान, हम लोग किसी दुकान को रेंट पर ले लेंगे तो वो मेरी रेंट पर ही है, लेकिन वो मेरी हो गया। जितने समय के लिए रेंट दे देंगे वो जगह, वो जमीन, वो घर, वो मेरा हो गया और उस पर हम जो चाहे कर सकते हैं। जो चाहे कर सकते हैं का मतलब सस्टेनेबली जो चाहे कर सकते हैं, रीयूज में। इसी तरह प्राइवेट का मतलब समझ में आया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे अपना, जिस पर मेरा अधिकार है, हमारा घर, जैसे बेसिकली हम लोग समझ सकते हैं कार है, मेरा फोन प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो जैसे चाहे यूज कर सकते हैं। उस तरह से कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स कहता है वैसे रिसोर्स जो पूरी पब्लिक के लिए होता है, जैसे पार्क, पिकनिक स्पॉट्स, स्टेशन, एयरपोर्ट, टेम्पल्स, ये सबके लिए होते हैं, किसी एक पर्सनल व्यक्ति के लिए नहीं होते। लेकिन ये भी रिसोर्स है, इसका भी यूज हमारा समाज जब बना, ह्यूमन ने सोसाइटी बनाया, तब ऐसी चीजें, ह्यूमन रिसोर्स जब बन जाएगा, ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। इसी के तरह हम लोग समझ सकते हैं कि नेशनल रिसोर्स होते हैं। नेशनल रिसोर्स किसे कहेंगे? इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि रेलवे जो पूरे देश का है। कम्युनिटी तो बेसिकली अपने आसपास, जैसे पिकनिक स्पॉट, पार्क, खेलने की जगह, प्लेग्राउंड वगैरह होता है, जैसे हम लोग का खेलने का जगह, रमना मैदान, इसे समझ सकते हैं। इसी तरह नेशनल रिसोर्स जैसे रेलवे, रोडवे, फॉरेस्ट, जंगल जो है, ये पूरे देश की है, ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति है। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र के पास बहुत बड़ा जंगल है मध्य प्रदेश में और उसमें मिलने वाली चीजें जब बिहार के पास नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। इसीलिए तो सरकार है, गवर्नमेंट की होने की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे देश में कोई भी चीज कहीं निकले, जैसे मध्य प्रदेश में लोहे का पहाड़ मिल गया, छत्तीसगढ़ में लोहे का पहाड़ मिल गया, तो क्या इसका यूज केवल छत्तीसगढ़ करेगा? नहीं, यह गवर्नमेंट का हो जाएगा और गवर्नमेंट इसे रिसोर्स की तरह
डेवलपमेंट में, देश के डेवलपमेंट में लगाएगी। इस तरह से जहाँ भी इस डेवलपमेंट का यूज करेंगे, जैसे जहाँ की टेक्नोलॉजी यूज करके इस जिस कंपनी के द्वारा सरकार इसे अपनी इच्छा अनुसार यूज करेगी देश की तरक्की के लिए, ऐसा नहीं कि अपना जेब भरने के लिए। इसी तरह से हम लोग मिनरल को समझ सकते हैं, वाटर को समझ सकते हैं, वाइल्ड लाइफ समझ सकते हैं, और पॉलिटिकल बाउंड्रीज भी हमारा रिसोर्स की तरह है। यानी कि इसको ऐसे समझ सकते हैं, एरिया, जितना बड़ा एरिया उतने एरिया, यानी जमीन भी तो एक रिसोर्स ही है, लैंड इज ए रिसोर्स। तो जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा डेवलपमेंट, उतने ज्यादा रिसोर्स, उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी और उतना ज्यादा ग्रोथ भी होगा। तो एरिया हो गया। इस तरह से हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि जो हमारा ओशियन होता है, ओशियन समझते हैं ना, हमारा इधर अरबिक सी है, इंडियन ओशियन है ना, ये तो समझ में आ रहा है ना, बे ऑफ बंगाल इधर। तो भारत की बाउंड्री से 12 नॉटिकल दूर तक जितना भी पानी हो, माने इतना बड़ा एरिया भी ऐसे समझ सकते हैं, ये सब इंडिया के हिस्से में है। अब ये इंडिया की पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई। अगर इंडिया को अगर इंसान समझ लिया जाए तो इंडिया की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई। इसमें इंडिया जो चाहे मर्जी से कर सकता है अपनी इच्छा अनुसार। 12 नॉटिकल्स यानी कि करीब करीब 22 किलोमीटर या 22.2 किलोमीटर के आसपास आता है। इसके अलावा इससे भी आगे 200 मील, 200 किलोमीटर नॉटिकल्स के पास, 200 किलोमीटर तक। कहां तक? मतलब कि अब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इंडियन ओशियन तो कई हजार किलोमीटर में है, उसका एरिया तो करोड़ किलोमीटर में है, तो क्या वो सब मेरा है? नहीं। जहां भारत है उससे 200 किलोमीटर दूर तक गवर्नमेंट की रजामंदी से, नेशनल गवर्नमेंट, इंटरनेशनल गवर्नमेंट होते हैं, उसके मर्जी से कोई रिसोर्स निकल गया, उसका इस्तेमाल इंडियन गवर्नमेंट बाकायदा कर सकती है। तो 200 मील नहीं, 200 किलोमीटर तक इंडिया का इस तरह का अधिकार होता है। ये बातें समझ में आ रही है? 200 किलोमीटर जहां इंडिया है वहां से समुंदर में 200 किलोमीटर दूर तक के एरिया में नेशनल कमेटी, पूरे वर्ल्ड की भी एक नेशनल कमेटी है, इंटरनेशनल कमेटी है, उससे रजामंदी सहमति करके हम लोग इससे इतने दूरी तक का चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और 12 किलोमीटर तक बिना किसी से पूछे कर सकते हैं, 22 किलोमीटर तक। अच्छा ना, इतने दूर का भी इस्तेमाल क्योंकि मेरे हिस्से में ही आएगा, लेकिन पूछकर करते हैं, रजामंदी होनी चाहिए। इसके अलावे इससे बाहर यानी इससे आगे उस एरिया पर किसी का अधिकार नहीं है, वो पूरी तरह से इंटरनेशनल हो जाता है। उस पर कोई भी देश अपना अधिकार नहीं दिखा सकते कि मेरा हिस्सा है। ऐसा जगह अंटार्कटिका में हम लोग समझ सकते हैं, वहां पे कई देश अपने अपने जरूरत के हिसाब से चीजें वहां सेफ रखते हैं, क्योंकि बहुत ठंडा जगह है और किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, वह किसी का नहीं है। हर देश अपने अपने हिसाब से, जरूरत के हिसाब से चीजें रखा था। ऐसा कहते हैं कि नहीं, वहां पर चावल की 20,000 किस्में, गेहूं की किस्में, कई जानवरों के डीएनए किस्में को संभाल कर वहां रिस्टोर करके रखा है, ताकि भविष्य में कभी टेक्नोलॉजी आ गई उन्हें जिंदा की जाएगी। हालांकि ग्रेनरीज की बहुत सारी किस्में, किसी कारणवश बाढ़ आ जाए, अब पूरी दुनिया खत्म हो जाए, तो फिर अनाज कहाँ से आएगा? ऐसी स्थिति को ध्यान में रखकर, या किसी कारणवश ग्रेनरीज उगाने में हम लोग सक्षम ना हुए, किसी कारणवश बर्बाद हो जाता है, तो वहां से ग्रेनरीज को निकाल, ग्रेनरीज का मतलब अनाज को, जो बीज रखे गए, गेहूं के बीज, सेब के बीज, आम के बीज, हर तरह के फल फ्रूट के बीज, सीड से वहाँ सुरक्षित रखे जाए। टेम्परेचर भी नॉर्मल है, क्योंकि ठंडा है तो नॉर्मली हो जाएगा। इस तरह से स्टोर करके हम लोगों ने वहाँ रख दिया। इस तरह से उसका यूज करते हैं। भारत ये भी समझ में, ओशियन पर हमारा कितना अधिकार है और पर्सनल कितना अधिकार है। पर्सनल 22 किलोमीटर और राय सलाह करके, इस पर ऐसा नहीं कोई रोक देगा, लेकिन राय सलाह करके 200 किलोमीटर तक जिस जगह पे हम लोग हैं, हर देश का अपना है, 200 किलोमीटर एरिया तक वो अपना अधिकार कर सकता है। इसके अलावा हम लोग समझते हैं
नेशनल हो गया, इंटरनेशनल को हम लोग समझें, और हम लोग राय किससे लेंगे? यूनाइटेड नेशन द्वारा, क्योंकि जब वर्ल्ड वार हुआ तो यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हस्ताक्षर के हुआ, और वो हमारा हेड है। सभी देशों का ही देश मिलकर वहाँ काम करते हैं। इस तरह से जब हम लोगों ने इसे समझा, इस तरह के बाद हम लोग समझते हैं कि इतने जरूरी रिसोर्स, कुछ की टेक्नोलॉजी है और कुछ की नहीं है, तो इसके बचाना बहुत जरूरी है। रिसोर्स अगर एक बार खत्म हो जाए तो बहुत गड़बड़ी आ जाती है। क्या प्रॉब्लम आ जाते हैं? आज रिसोर्स इसलिए जरूरी है कि देखो, कुछ लोग ग्रेडी हैं, ग्रिड्स ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल। कहने के बाद कंजर्वेशन क्यों जरूरी है? तो कुछ लालची लोग ऐसे हैं, या कुछ ऐसे बेवकूफ़ भी हैं, लालची ही नहीं है, कुछ बेवकूफ़ भी हैं, जिनको तरीके से यूज करना पता ही नहीं है। कुछ लोग नल खोल के ब्रश करने लगते हैं, अंधाधुंध पानी की बर्बादी हो जाती है। कुछ लोग 20 बाल्टी से नहा रहे हैं, अंधाधुंध पानी की बर्बादी होती जा रही है। ऐसा कोई काम नहीं जिसमें पानी का यूज नहीं, हम लोग अंधाधुंध पानी बर्बाद करते जा रहे हैं। फैक्ट्री वाले पानी में ही सारे केमिकल्स फेंक देते हैं, बहुत सारी मछलियां मारी जा रही है। क्योंकि अगर हम इसका सही से यूज नहीं करेंगे तो ग्लोबली इकोनॉमिकल क्राइसिस आ जाएंगे। ग्लोबली कहने का सेंस है कई जीव जंतु मारे जाएंगे, एनवायरमेंट फैलते जा रहा है, एनवायरमेंट में पॉल्यूशन फैलते जा रहा है, इसके साथ साथ धरती का टेम्परेचर भी राइज करने जा रहा है, पॉल्यूशन फैलते जा रहा है। अगर हम रिसोर्स का सही इस्तेमाल ना करें, अंधाधुंध करते जाएं, वो भविष्य के लिए खत्म हो जाएगा, आने वाली पीढ़ी कर नहीं पाएगी। अपने साथ यूज करते, सस्टेनेबल का अर्थ यही होता है कि हम यूज करें, ऐसा यूज करें कि भविष्य के लिए भी हो। ऐसा नहीं सब अपने यूज करके खत्म कर दें, भविष्य में नहीं, भविष्य में कोई यूज ही ना कर पाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही करनी चाहिए, नहीं तो रिसोर्स किसी के पास रहेगा और किसी के पास नहीं रहेगा। आया समझ में? हैव्स एंड हैव्स नॉट, किसी के पास होगा, किसी के पास नहीं होगा। अब जो अमीर होंगे रख लेंगे, जो नहीं होंगे नहीं रख पाएंगे। और रिसोर्स सबको जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखकर, क्योंकि ऐसी कंडीशन है, ये तीन जो कंडीशन हमने बताया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, किसी के पास ऐसा ना हो कि रिसोर्स हो या किसी के पास नहीं हो, धरती खराब ना हो जाए, धरती खराब नहीं, इन्वायरमेंट खराब ना हो जाए, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, बहुत सारे जानवर मारे जा रहे हैं, क्राइसिस आते जा रहे हैं। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? कुछ लालची और मूर्ख लोगों की वजह से हो रहा है। इसमें इलिटरेसी बहुत चरम सीमा पे है। ऐसे लोग, पढ़े लिखे लोग भी ऐसे असमझदारी वाले काम करते हैं। ऐसा नहीं कि निपढ़ लोग ही ये काम, पढ़े लिखे लोग भी ऐसा व्यवहार करते हैं। इसलिए रियो दे जेनेरियो एक जगह है, कहाँ है? ब्राजील में है, अच्छा ना। वहां पर अर्थ समिट, वहां पर अर्थ समिट हुआ था कब? 1992 में, 1992 में यह हुआ। वहां पर 100 लोग कह रहे हैं, 100 देशों ने मिलकर यह डिसाइड किया कि सभी लोग अपने अपने देश के पोल्यूशन को कम करेंगे, फैल रहे CO2 को मैनेज करेंगे, साथ में गरीबी को दूर किया जाए। गरीबी कैसे दूर होगी? उसे ह्यूमन को रिसोर्स बनाइए। ह्यूमन रिसोर्स कब बनेगा? उसको स्वास्थ्य दीजिए, स्किल दीजिए, एजुकेशन दीजिए, वर्क दीजिए, ह्यूमन क्या हो जाएगा? रिसोर्स बन जाएगा। एक ह्यूमन रिसोर्स इसी तरह से बनेगा। अनहेल्दी पर्सन रिसोर्स नहीं बन सकता है, ऐसा समझ में? इस तरह से प्रॉपर्टी खत्म किया है। डिमांड, डैमेज क्या? धरती का जो इन्वायरमेंट डैमेज होते जा रहा है, इको प्रॉब्लम फैलते जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होते जा रहा है। इस चीज को कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए CO2 कम करना पड़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कई तरह के पोल्यूटेड गैसें निकलती है जो ग्लोबल बीमारी, कई तरह की बीमारियां फैलती जा रही हैं। किसकी वजह से? पोल्यूशन की वजह से। इस चीज को कंट्रोल किया जाए। ऐसी कंडीशन को कहां पर? रियो दे जेनेरियो में किया गया था। यह जगह है ब्राजील में, जैसा कि हम लोगों ने समझा। और यहीं पर यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑफ द अर्थ डेवलपमेंट, जिसे इसके अंतर्गत ही इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ
अर्थ डेवलपमेंट, इसके तहत इस जिसको एनजीओ नहीं एजेंडा 21 नाम दिया गया। एजेंडा 21 का मतलब यही होता है कि जब यहाँ पर मीटिंग हुई तो इसमें तय किया गया, क्या तय किया गया कि इन सब चीज़ों को खत्म किया जाएगा। सभी देशों ने मिलकर यह कमेटी पर साइन किया, यानी वादा किया, कमिटमेंट हुआ, और इसे एजेंडा 21 नाम देने का सेंस है कि 21वीं सदी, हालांकि कब हुआ था 92 में, 92 यानी 19वीं सदी, यानी 20वीं सदी। 20वीं सदी एक सदी शायद आगे सोचा जाए, अभी भी 20वीं चल रहा है, यानी कि हम लोग 21वीं में अब चल रहे हैं। 20वीं खत्म हो गई, 21वीं आ गई। अभी के टाइम के लिए इतना उस समय रिसोर्स का यूज हुआ था क्योंकि नए नए आज़ादी मिली थी, नए नए हम लोग को आज़ादी नहीं, हर जगह रिवॉल्यूशन चल रहे थे, हर देश अपने आप ग्रोथ करने पे लगा था। हम लोगों ने अंधाधुंध रिसोर्स को यूज करना शुरू कर दिया, और इस तरह से पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, नई नई डिजीजेज, ऐसी प्रॉब्लम आती है। आज के लिए इतना ही।